कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है लेक्चर 4 बेसिकली 1 2 3 हो चुका है एंड 1 2 3 का 4 होने वाला है आज। मतलब कि लेक्चर 4 आज आपके सामने है और 1 पहले पढ़िए, 2 पहले पढ़िए, 3 पहले पढ़िए, फिर उसके बाद से 4 पे आइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेप टू स्टेप चलना है हम लोग को। ऐसा नहीं करना है कि छलांग मार देना है, ठीक है। पहले 4 पढ़ लेना है, पहले फिर 3 पढ़ना है, फिर 2 पढ़ना है, फिर 1 पढ़ना है। कोई भी ऐसे आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है जो कॉन्सेप्ट बहुत ही ट्रिकी है, ठीक है। ट्रिक्स तो आप भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक्स तो हर इंसान बना सकता है अपने जीवन लाइफ के बारे में। बट क्या होता है बेसिकली कि हम लोग को स्टार्टिंग से कोई चीज पढ़नी होती है, क्योंकि हम लोग का पेपर मार्च में होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि स्टार्टिंग से स्टेप टू स्टेप जाना है। ट्रिक हम लोग खुद से भी बना सकते हैं या तो किसी की मदद ले सकते हैं। किसी की मदद मिल जाए तो और अच्छा है, और अगर खुद से भी बना सकते हैं, खुद से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ट्रिक भी तैयार हो जाएगी। तो आज हम लोग लेक्चर 4 में हम लोग क्या देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। इस मेथड के बारे में सब लोगों ने पढ़ तो बहुत अच्छे से रहे हैं और बहुत सारी चीजें जानते भी हैं कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। बट बेसिकली आज मैं तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से वैल्यू एडेड मेथड बताने वाला हूं कि वैल्यू एडेड मेथड कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें लगाई जाती हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की। पहले बात करते हैं एडेड की। तो भाई एडेड मतलब क्या होता है? देखो इनकम टैक्स में जब इवेल्युएट हुआ इनकम टैक्स, ठीक है, तो उसमें वैल्यू एडेड टैक्स था, ठीक है, पक्की बात है। उस वैल्यू एडेड टैक्स को हटा के हम लोग क्या बना दिए? जीएसटी बना दिए। तो वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या था? बेसिकली सब लोग ऐड ऑन करके जो लास्ट जो कंज्यूमर होता था, जैसे कि मान लो मैं कंज्यूमर हूं, ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूं और उस कंज्यूमर को फाइनल टिल द पेमेंट करना पड़ता था। मतलब सब लोगों ने टैक्स लगाया, ठीक है, सब लोगों ने टैक्स लगाया। अब देना किसको है? मुझको देना है, मैं कंज्यूमर हूं। तो वैल्यू एडेड मेथड, एडेड का मतलब क्या होता है? देखो छोटे छोटे वर्ड्स को मैं पकड़ रहा हूं और तुम लोग भी इसी तरह पढ़ाई करो, बेट श्योर बहुत आगे जाओगे। नेशनल इनकम क्या है? हर एक टॉपिक में तुम्हारे कमांड होंगे। कमांड मतलब समझते हो कि मतलब एक होता है पढ़ लेना, एक होता है कि हाँ ये चीज पढ़ ली हम लोग, इस ट्रिक से ये चीज पढ़ लिए। बट होता क्या है? दिमाग सब कुछ होता है ना, तो दिमाग में कैसे जाएगा? दिमाग में तभी जा सकता है जब एक एक वर्ड पे तुम्हारे कमांड हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि एडेड, एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इसको सर आप प्यार मोहब्बत से समझाइए, ठीक है, समझाते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग की घर पे फादर हो गए या मम्मी हो गए या कोई भी भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, कोई भी हो गया, ठीक है, हमको 100 रुपए दे दिया, हमको दिया, कहा कि ऐसा है जाके बाजार से कुछ सामान लेके आओ, ठीक है। रास्ते में हमको दिख गया आइसक्रीम, हम क्या किए, ठीक है, आइसक्रीम भी खा लिए। अब 90 का सामान था और 10 रुपए का आइसक्रीम था। तो वैल्यू एडेड कितना कितना तुमने ऐड कर दिया? 10 रुपए ऐड कर लिया। दैट मीन्स कि तुम्हारा एक्सपेंस तुमने अपने घर से क्या ले लिया? अपना एक्सपेंस ले लिया कि मैं 10 रुपया लूंगा भाई, ठीक है, मैं तभी वहां जाऊंगा। ऐसा होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं जब 10 रुपए जो ऐड हो गए वही वैल्यू एडेड है। तो उसका एक फॉर्मूला है बहुत अच्छा सा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट मिला, 100 रुपए का सामान टोटल मिला, उसमें से 10 रुपए जो आइसक्रीम का है वो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू ऐड हुआ। भाई कितना हुआ? 10 रुपए ही ऐड हुआ। मतलब 100 रुपए फाइनल आउटपुट है, 90 रुपए का सामान है, तो 10 रुपए ही वैल्यू एडेड हुआ। तो हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब बहुत लोग बोल देते हैं कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो सब लोग शॉर्ट ट्रिक से और शॉर्ट चीजें ही पढ़े हुए हैं, तो उनको इंटरमीडिएट कंजप्शन के बारे में पता नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स। इसका मतलब क्या होता है? जो हमको डायरेक्टली ना हुआ हो, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल यानी इंटरप्रेन्योरशिप आर डायरेक्टली कन्वर्टेड। मतलब कि अगर हम लैंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेबर पे कर रहे हैं, कैपिटल पे कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप पे कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट है। बट इन सब चीजों को छोड़ के जो चीजें हम लोग कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। आई बात समझ में? नॉन फैक्टर इनपुट्स को छोड़ के लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप को, ये सब फैक्टर इनपुट्स हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब फैक्टर इनपुट्स हैं। इन सब को छोड़ के जो अदर चीजें होती हैं उसको कहते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन और वैल्यू ऑफ आउटपुट्स में से क्या माइनस कर देंगे? इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो क्या निकल जाएगा? एडेड। बेसिकली क्या निकल जाएगा? वैल्यू एडेड
मेथड। अब जब क्वेश्चन में या पेपर में, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है सर, वो भी बता दीजिए। तो आपके सामने प्रोडक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड के नाम से जाना जाता है, नेट आउटपुट मेथड के नाम से जाना जाता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नेट मतलब होता क्या है। नेट मतलब होता है एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्टली होता है, उसको कहते हैं नेट। तो नेट आउटपुट मेथड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट किसको कहते हैं, सेल्स, ठीक है, जो एक अकाउंटिंग ईयर में हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और भाई अगर हमारा सेल नहीं हुआ, जैसे कि मान लो हम कोई दुकान खोले हैं, ठीक है, और उस दुकान में हमारा सेल्स नहीं हुआ, तो क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक, उसको भी जोड़ो भाई, सेल्स के साथ साथ सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक, उसको कहते हैं डेल्टा स्टॉक। और डेल्टा स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बहुत ही इजी है ना, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड बहुत ही इजी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन होता है। हम अपने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर एंड जो भी सेक्टर्स होते हैं उनमें से हम लोग जो भी वैल्यू एडिशन होते हैं उसको डिडक्ट करते हैं, ठीक है, तो पक्की बात है। अब हम लोग बात करते हैं जीडीपी एमपी की। तो भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस, जब हम ये सारी चीजें निकाल लेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस हमको कहां पे जाना पड़ेगा, नेशनल इनकम पे जाना पड़ेगा। तो बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन के बारे में। तो प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है वैल्यू एडेड में। पहला प्रिकॉशन क्या है कि अगर हम लोग कोई भी सेल कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स को या परचेस कर रहे हैं तो वो वैल्यू एडेड में रिकॉर्ड नहीं होगा या वैल्यू एडेड में टेकन नहीं होगा, वैल्यू एडेड में नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स कर रहे हैं तो आप लिख लेना इसको नोट्स बना के, ठीक है, कि कोई भी सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स को तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। बट उस पे कोई कमीशन अर्न कर ले रहा है, जैसे कि मान लो हमारी स्कूटी है, ठीक है, या फिर मेरी कार है, मैंने उसको बेच दिया और उस पे कोई कमीशन सेकेंड हैंड गुड्स पे बेचा मैंने तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, वैल्यू एडेड में रिकॉर्ड नहीं होगा। बट उस पे कोई कमीशन किसी को मिल गया तो वो रिकॉर्ड होगा। तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि मान लो मारुति सुजुकी सब लोग नाम सुने हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार कंपनी है, ब्रांडिंग है। तो उसमें क्या होता है कि मारुति सुजुकी ने एक डमी कार निकाली। डमी कार सब लोग जानते हो, जो अगर तुम लोग शोरूम जाओगे तो सबसे पहले वो लोग तुम्हारी कार को देखेंगे, ठीक है, कंज्यूमर कार को देखेगा, ठीक है, उसको पसंद करेगा, या फिर अपने एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी डमी कारें निकालती है, ठीक है। तो ऐसी कारों को क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जो बेची नहीं जा सकती, सिर्फ और सिर्फ हमारे यूज में आ रही है, मतलब कि मारुति सुजुकी जो ब्रांड है उसके यूज में आ रही है, तो क्या वो रिकॉर्ड होगा, तो हाँ होगा भैया, रिकॉर्ड होगा। अब आगे बात करते हैं, अगर कोई फार्मिंग करता है और सेल्फ सब्सिस्टेंस कर लेता है। सेल्फ सब्सिस्टेंस मतलब खुद उगाता है खुद खा जाता है, ठीक है, मतलब कि उसकी इंप्यूटेड प्रोडक्शन करता है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को खुद कंज्यूम कर लेता है, तो क्या रिकॉर्ड होगा, तो हाँ होगा, रिकॉर्ड होगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन है क्या वो रिकॉर्ड होगा, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। बात करते हैं इंप्यूटेड रेंट की, क्या इंप्यूटेड रेंट रिकॉर्ड होगा, तो हाँ होगा। इंप्यूटेड रेंट होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है। इंप्यूटेड रेंट का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मान लो 70 कमरे हैं, कितने कमरे हैं, 70, ठीक है, कमरे हैं। उस कमरों में 10 ऐसे कमरे हैं जिसको मेरी खुद की बिल्डिंग है, ठीक है, और मैं खुद उसमें जो 10 कमरे हैं अपने यूज के लिए रखता हूं। तो अगर मैं 10 कमरों को भी किराए पे चढ़ा दूं, 60 कमरों को तो मैंने रेंटेड किया ही हुआ है, ठीक है, बट अगर 70 को कर दूं तो 70 का पैसा आएगा ना, जो 10 कमरे में यूज कर रहा हूं तो वो मेरी वजह से है, तो वो इंप्यूटेड वैल्यू है। इंप्यूटेड रेंट रिकॉर्ड होता है वैल्यू एडेड में। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि कोई हाउस वाइफ है और सेल्फ सर्विस कर रही है, जैसे कि मान लो सबके घर में मम्मी है, हाउस वाइफ है, तो क्या उनका वैल्यू एडेड होता है क्या, मम्मी तुम लोग से पैसा लेती हैं कि नहीं बेटा आज हम 4 चपातियां पका रहे हैं, सबका पैसा दो, 10-10 रुपए एक चपाती का दो, या माँ हमेशा काम करती है बट कोई भी पैसा नहीं लेती, दैट मीन्स कि वैल्यू एडेड में उसका रिकॉर्ड भी नहीं होता, इसी वजह से, क्योंकि सेल्फ सर्विस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सेल्फ सर्विस ऑफ कंजप्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता।
तो प्रिकॉशन से हम लोग निकल गए। प्रिकॉशन मैंने सारी तुम लोग को पॉइंट वाइज बिना लिखवाए ऐसे ही बता दिया, और इसको नोट डाउन कर लो या दिमाग में रखो, बहुत है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो भाई हमको डबल काउंटिंग से निकलना है, तो हम फाइनल गुड्स को ले। किसको ले? फाइनल गुड्स को। इसमें बुक्स में तो बहुत इधर उधर डिफिकल्ट वे में दे रखा है, तो मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा इजीएस्ट वे में कि भाई सिर्फ और सिर्फ तुमको फाइनल गुड्स लेना है। कैसे फाइनल गुड्स लेना है? वैल्यू एडेड में अगर वैल्यू को ऐड कर लिया गया है, जैसे कि मान लो 100 रुपए की वैल्यू थी, होलसेलर के पास 100 रुपए था, रिटेलर तक जाते जाते वो 140 हो गया, ठीक है। तो हम लोग फाइनल गुड्स को देखते हैं, और उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो हो गया 160 का, दैट मींस 20 रुपए और ऐड हो गया। तो हमको फाइनल वैल्यू देखनी है, तो हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से भी निकल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड में मैंने बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस से हमको जाना है एनएनपी की तरफ। तो पहले हम लोग क्या चेंज करेंगे? जी से एन में चेंज करेंगे। तो जब जी से एन में चेंज करेंगे, ग्रॉस से नेट में चेंज करेंगे, तो हमने बताया था कि ग्रॉस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो हमको क्या निकालना है? हमको हटा देना है, मतलब एक्सक्लूड कर देना है। तो ग्रॉस में से माइनस कर दे डेप्रिसिएशन, तो क्या बन जाएगा? नेट बन जाएगा। तो जी से हम लोग आ गए एन में, बाकी सारी चीजें सेम है ना, बाकी सारी चीजें सेम है। फिर मार्केट प्राइस से हमको कहां जाना है? फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो जानते हो ना, मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट में जाना होता है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? एनडीपीएफसी। अब हमको डोमेस्टिक से कहां पे जाना है? नेशनल में। बहुत इजी है। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना है तो एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और नेशनल से हमको डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आज मैंने स्टेप टू स्टेप एक एक कदम आगे आप लोगों के साथ बढ़ रहा हूं, और इजीएस्ट वे में जितना मेरे से हो सकता है उससे 2 कदम ज्यादा ही आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझको YouTube से कोई इनकम जनरेट करने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है मेरा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको, ठीक है। इस लॉकडाउन में, इस विपदा में आप लोगों को सारी चीजें हो सके, सारी चीजें आप लोग रिकॉर्ड हो सके, और आप लोग के लिए कोई खड़ा हो सके जो आप लोग के लिए सोचे। मुझको YouTube से 1 रुपया भी कमाई, या फिर ऐसा मैंने नहीं सोचा है कि मैं YouTube पे वीडियो डाल डाल के फेमस हो जाऊंगा और बहुत कमाई करने लगूंगा। ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा है। सिर्फ और सिर्फ यही सोचा है कि YouTube पे मैं जाऊंगा तो ऐसे भी बच्चे जो कोचिंग या फिर ऐसी जगहों पे चीजें नहीं जान पाते, या फिर ऐसी लोग उनको ऐसी सी चीजें बताते हैं जो उनसे कोई सरोकार नहीं होता, ठीक है। मतलब कि बताना उनको सही वे चाहिए, सही वे ऑफ डायरेक्शन देना चाहिए, बट डायरेक्शन वो गलत हो जाता है। तो उन्हीं सब चीजों से निकलने के लिए मैंने YouTube पे अपना चैनल बनाया। मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है, YouTube पे मैंने क्यों चैनल बनाया। मुझको यहाँ पे अर्निंग नहीं करनी है YouTube से, ठीक है। बाकी मेरी अर्निंग बहुत है, ठीक है। तो YouTube से अर्निंग करके मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। हाँ, बट अगर आप पढ़ लो, ठीक है, अगर मेरे गाइडेंस में आप आ जाओ, मेरे डायरेक्शन में आ जाओ, या फिर मुझसे कुछ सीखने के लिए आपको 2 या 4 ही चीज मिल जाए, या फिर कुछ ऐसी अच्छी चीजें मिल जाए जो आप कर सकते हो, तो मैं समझूंगा कि मेरा YouTube पे आना सफल हुआ, ठीक है। दैट्स इट। तो आप अब लोग पढ़ोगे, ठीक है, एक लेक्चर मैं आपको दूंगा, ठीक है, फ्री वीडियो है, और स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ फ्री दूंगा आपको, ठीक है। कोई पैसा नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई फालतू कोई ढिमाका नहीं, ठीक है। मतलब मेरा आना यहाँ पे यही था कि मैं आपको अच्छे से, अगर जो मैं चीजें जान रहा हूं, ठीक है, और आप भटक रहे हो इधर उधर, ठीक है, सब लोग सही चीजें नहीं समझाते हैं, कोई गलत डायरेक्शन भी हमको दे सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ ही ऐसा है, हर डायरेक्शन हमको लेना होता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने YouTube पे अपना लेक्चर डाला, वीडियो डाला, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और समझ पाए होगे क्यों मैं YouTube पे क्यों आया, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को बता रहा हूं कि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है। आपके साथ एक बंदा तो खड़ा है, ठीक है, वो मैं हूं, और आपको स्टडी मटेरियल अगर आपको पढ़ना होगा और कुछ करना होगा, ठीक है, तो मैं आपके लिए टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन खड़ा रहूंगा, ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट के। मतलब कि आपसे मुझको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए और मेरा नाम चाहिए कि आप बोल सको कि हाँ भैया इन्होंने ही पढ़ाया था, या फिर इन्होंने ही किया था मुझे। तो आई बात समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ यही सारी चीजें चाहिए।
तो आप अच्छे ढंग से पढ़ो, एक एक लेक्चर अच्छे ढंग से क्लियर करो और सारी चीजें करने के बाद मुझे मैसेज करो। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, फिर से वीडियो बनाएंगे, 10 बार 20 बार 50 बार बैठा के समझाएंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक रे समझाएंगे, मतलब कि जब तक रे समझाएंगे नहीं तब तक रे छोड़ेंगे नहीं। टिल देन बाय।